बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। आज की हमारी वीडियो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नवाज की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के साथ खिताब किया। 53 मिनट का यह खिताब था और इस खिताब से मैंने कुछ 18 सवाल निकाले हैं जो आज की इस वीडियो के ज़रिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ। ये 18 सवालात आप नाज़रीन के सामने भी रखेंगे। लेकिन आज नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में एक मरतबा फिर कौमी सलामती के इदारों को, पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया और पहली मरतबा नवाज शरीफ की जानिब से DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लिया गया और ये सवाल पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद कौन है। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों का तज़किरा किया नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में और ये कहा कि मुल्क के जो हालात बन चुके हैं, जो हालात पैदा हो चुके हैं, इस पर इमरान खान का एहतसाब नहीं होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए तो इमरान खान के लाने वालों का होना चाहिए। और नाज़रीन जब इशारों की ज़बान में बात की जाती है और ये कहा जाता है कि एहतसाब इमरान खान का नहीं होगा बल्कि इमरान खान के लाने वालों का किया जाएगा, तो नाज़रीन ये इशारा पाक फ़ौज की तरफ होता है, आर्मी चीफ की तरफ होता है, DGISI जनरल फैज़ हमीद की तरफ इशारा किया जाता है। तो आज नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में आर्मी चीफ के एहतसाब की बात कर रहे थे, DGISI जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब की बात कर रहे थे। इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 18 सवालात हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बुनियादी वो सवालात हैं जो नवाज शरीफ की मैंने आज की तकरीर से निकाले हैं और ये सवालात मुस्लिम लीग नवाज के वोटर्स को, सपोर्टर्स को अपनी मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से और नवाज शरीफ से ज़रूर पूछने चाहिए। तो सबसे जो पहला सवाल है, नवाज शरीफ ने जो 53 मिनट की तकरीर की है उसमें एक नवाज शरीफ ने शिकवा ये किया है कि 2018 के इलेक्शन हम जीत चुके थे, हम हारने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे उम्मीदवारों को हराया गया, हमारी सियासी जमात को शिकस्त दिलवाई गई और इलेक्शन में धांधली करवाई गई और जो RTS था उसे बंद करवा दिया गया। और जब वोटों की गिनती की जा रही थी तो हमारे पोलिंग जो एजेंट थे उन्हें भी पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। नवाज शरीफ साहब का ये जवाब दुरुस्त है या गलत है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नवाज ये समझती थी, नवाज शरीफ ये समझते थे कि 2018 के इलेक्शन में उनके साथ धांधली हुई है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, हाई कोर्ट जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन से रिजू करना चाहिए था। जिस तरह से 2013 के इलेक्शन के बाद जब इमरान खान ने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वो 4 हल्के नहीं खोले गए थे, तो इमरान खान इलेक्शन कमीशन में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। गो के वो इल्ज़ामात अदालती फ़ोरम पर साबित नहीं हो पाए थे, लेकिन अदालती दरवाज़ा इमरान खान की जानिब से ज़रूर खटखटाया गया था। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ से सवाल यह है कि जब धांधली का आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप ये बताएं कि इस धांधली के इल्ज़ामात को साबित करने के लिए, इन धांधली के इल्ज़ामात के सबूत देने के लिए आप कौन से अदालती फ़ोरम पर गए हैं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है? क्या आपके उम्मीदवारों ने उस रेशो के साथ, उस तनासब के साथ इलेक्शन कमीशन से रिजू किया जिस तनासब से 2013 में हारने वाले उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया था? या आपने किसी हाई कोर्ट में इलेक्शन में धांधली के हवाले से कोई दरख्वास्त दायर की है, कोई धरना, कोई एहतजाज किया गया, कोई रैली निकाली गई? तो ये पहला बुनियादी सवाल है जो नवाज शरीफ से, तो इसका जवाब नवाज शरीफ की जानिब से आना चाहिए। दूसरा सवाल जो नवाज शरीफ की जानिब से किया गया, जो नवाज शरीफ से मैंने करना है, नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारे दौर में डॉलर जो है वो 100 रुपये पर रुका रहा और डॉलर को 100 रुपये से ऊपर नहीं जाने दिया गया। और नाज़रीन मेरा सवाल नवाज शरीफ से ये है कि जब आप नाअहल करार दे दिए गए, आपको वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, फैसले से आपका इख्तलाफ हो सकता है, शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए थे, मिफ्ता इस्माइल जो थे मुल्क के वज़ीर ख़जाना थे, उनके दौर में जो डॉलर की रेट बढ़ाकर 100 रुपये से बढ़ाकर 122 से 125 रुपये किया गया, इसकी क्या वजह थी? इसका आपको जवाब देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि 100 रुपये पर डॉलर था, तो ये 122 से 125 आपकी हुकूमत के आखिरी साल में डॉलर को क्यों किया गया? इसके बाद आगे चल के आपने सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी की गई, शहबाज शरीफ की ज़मानत में तौसीह नहीं दी गई और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा नवाज शरीफ से सवाल यह है कि क्या आपने अपने भाई से पूछा है, क्या आपने अपने भाई के वकील से पूछा कि शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसे हाई कोर्ट से क्यों वापस ले लिया गया? आखिर इसकी वजह क्या बनी? क्यों आपने वो दरख्वास्त उस पर फैसला होने की बजाय, जब फैसला होने जा रहा था, आपने वो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली? आपने आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से बात की नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में। तो मेरा चौथा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से आप हर तकरीर में जिक्र करते हैं, मरियम नवाज जिक्र करती हैं। आपको अगर आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से, उनकी वजाहत से इख्तलाफ है, तो आप ये बताएं, इमरान खान तो आप क्या जो पनामा लीक्स का स्कैंडल था वो लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, क्या आपने आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से
किसी अदालती फोरम से रुजू किया है, क्या आपने नैब में कोई दरख्वास्त दायर की है, क्या आप हाई कोर्ट गए हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इसका जवाब भी नवाज शरीफ की जानिब से आना चाहिए। और पांचवा सवाल, ये चौथा था, पांचवा सवाल यह है कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में यह कहा कि एहतसाब अदालत में एक कर्नल को देखा गया और एक जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहा था कि आप एहतसाब अदालत क्या करने आए हैं, क्या आप जज से मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो नवाज शरीफ से सवाल यह है कि जब एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस में अल अज़ीज़िया रेफरेंस की और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत चल रही थी, तो ये सवाल आपसे आपकी जानिब से उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया। अगला जो सवाल है, जो छठा सवाल है, बड़ा ही दिलचस्प है, जिसमें नवाज शरीफ ने अपनी पिछली तकरीर में यह कहा कि मुझे DGISI जनरल फैज़ हमीद की जानिब से पैगाम भिजवाया गया कि वजारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हो जाओ, लेकिन मैं डट गया था, मैंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ से सवाल यह है कि आप तो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आप तो मुल्क के मालिक थे, एक रियासत का मुलाजिम आपसे किस तरह से इस्तीफ़ा मांग सकता था। लेकिन अगर रियासत के मुलाजिम की जानिब से ये जुर्रत कर ली गई थी, आपसे इस्तीफ़ा मांगा गया था, तो उस वक्त ये हक़ाइक़, ये सच आपने अवाम के सामने क्यों नहीं लाए, और ये इस्तीफ़ा मांगने पर आपने रियासत के उस मुलाजिम को उसकी नौकरी से बरतरफ क्यों नहीं किया। आज आप ये सवाल उठा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तकरीबन 6 सालों के बाद आज नवाज शरीफ की जानिब से ये सवाल उठाया गया है, तो नवाज शरीफ इस बात का भी जवाब दें। आज आप कहते हैं कि मैं खामोश नहीं रहूँगा और मुझे कोई भी खामोश कराने की कोशिश ना करे, लेकिन 6 साल तक आप इसी सवाल के ऊपर खामोश रहे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने आपसे इस्तीफ़ा मांगा था और ये कहा था कि मुल्क में मार्शल लगा देंगे। आज आप कह रहे हैं मैं खामोश नहीं रहूँगा, तो 6 साल तक आप खामोश क्यों बैठे रहे। आपको इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। साथ साथ सवाल यह है कि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि असल एहतसाब जो है वो लाने वालों का होगा, इमरान खान का एहतसाब नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ से सवाल यह है कि अगर आपने बाजवा साहब का एहतसाब करना है, अगर आपने DGISI जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करना है, तो आपका एहतसाब कौन करेगा। आपने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, 2018 के इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई और उन लोगों ने की जो इमरान खान को लाने वाले हैं। लेकिन ये बताएं कि जब दिसंबर 2019 में आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा साहब के हवाले से मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हवाले से जब कानून साजी हो रही थी, तब आपने उस तौसीक़ साजी में क्यों आपने पार्टिसिपेशन की, क्यों आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हवाले से लेजिस्लेशन में आपने हिस्सा लिया। कल आपने कॉल कुछ और था, कल आपका फेल कुछ और था, आज आपका कॉल कुछ और है, आज आपका फेल कुछ और है। 8वां सवाल, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट क्योंकि चोरी किया गया, धांधली कराई गई और एक पपेट को लाकर जो है वो वज़ीर आज़म बनाकर बिठा दिया गया और ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद कौन है और किसके कहने पर ये काम करते हैं। हो सकता है नवाज शरीफ कहते हैं किसी की हिदायत लेकर ये काम करते हो। तो नवाज शरीफ से सवाल ये है कि ये जनरल फैज़ हमीद वही हैं जो आपके दौर में ISI में डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। आपको अगर शिकायत थी 2016 में, 2015 में, 2017 में, तो उस वक्त आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। आज आप कहते हैं कि मैं खामोश नहीं रहूँगा, मुझे खामोश कराने की कोई कोशिश ना करे। तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अगर आपको कोई शिकायत थी, वो आज क्यों है, 3 साल या 5 साल के बाद ये शिकायत क्यों है, इससे पहले आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। क्या आप किसी मसलहत का शिकार थे, क्या आप कोई कंप्रोमाइज़ कर गए थे। तो इसका जवाब भी नवाज शरीफ को देना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं अपने नामे सवाल की तरफ। नामा सवाल यह है कि कोई ज़मीर भी होता है, हमारा भी कोई ज़मीर है। तो नवाज शरीफ से ये सवाल है कि जब इलेक्शन से पहले आपके छोटे भाई शहबाज शरीफ जो हैं मुख्तदर हलकों के साथ डील कर रहे थे, अपनी वफाकी काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे, आप इतना अर्सा तक खामोश रहे। जब लंदन चले गए थे आपकी बेटी खामोश रही, इसकी खामोशी की वजह क्या है। आज आप कहते हैं कि मैं खामोश नहीं रहूँगा, तो अब तक आप और आपकी बेटी खामोश क्यों रहे, इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। 10वां जो सवाल है, मैं गिनती शायद भूल गया हूँ। 10वां सवाल यह है कि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि JIT किस तरह से बनाई, उसमें MI और ISI के लोगों को कैसे शामिल किया गया। नवाज शरीफ से सवाल यह है कि जब MI और ISI के लोगों को शामिल किया गया, आपने उस वक्त एतराज़ क्यों नहीं उठाया। आपने नहीं उठाया, आपकी बेटी ने नहीं उठाया, आपके बेटे हुसैन नवाज ने नहीं उठाया। एतराज़ उठाया गया SCCP के नुमाइंदे पर उठाया गया, एतराज़ उठाया गया स्टेट बैंक के नुमाइंदे पर उठाया गया, लेकिन ISI और MI के नुमाइंदे पर एतराज़ नहीं उठाया गया कि इन्हें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में क्यों शामिल किया गया जो पनामा स्कैंडल की तहकीकात करने वाली थी। 11वां सवाल, मुझे कहते हैं कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अहकामा पर निकाला गया। आप ये बताएं, अदालत ने आपसे क्या सवाल ये नहीं पूछा था कि आपके बेटे की जानिब से आपकी कोई सैलरी मुकर्रर की गई थी। लेना ना लेना वो एक अलग बात है। क्या आपने एतराफ़ नहीं किया था अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाँ मेरे बेटे की जानिब से FZD कंपनी में, शायद FZD कंपनी का नाम था, मेरी तनख्वाह मुकर्रर की गई थी, एक तनख्वाह जो है वो लगाई गई थी। वो अलग बात है, आपने वो ये एतराफ़ वहाँ पर किया था, इसका आपको जवाब देना चाहिए। आगे चल के कहा कि 12वां सवाल कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो आसिम सलीम बाजवा ने गिराई। आप नवाज शरीफ से सवाल 12वां ये है
कि ये बताएं कि जब बलूचिस्तान हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त उस तमाम साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। क्या जो आज आपके साथ अलायंस में बैठे हैं, जो आपके अलायंस के बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, जो बड़ी सियासी जमात आपके साथ बैठी है, क्या उसके लोग उसमें शामिल नहीं थे? आज आप शिकवा आसिम सलीम बाजवा से कर रहे हैं तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे? आप आधा सच बता रहे हैं लेकिन आधा सच जो है आप छुपा रहे हैं। इसका मतलब है आप पूरा सच नहीं बता रहे, झूठ आवाम के सामने बयान कर रहे हैं। तो ये भी जवाब आना चाहिए कि उस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। आगे चल के कहते हैं गुलाम बंदे को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया। तो ये सवाल नवाज शरीफ से ये है कि ये बताएं कि अगर आपके सामने गुमनाम बंदे को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया था, जो तहरीक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ सेनेट में लाई गई थी वो क्यों नाकाम हुई, और जिन लोगों ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था उनके खिलाफ आज तक आपकी सियासी जमात की जानिब से क्या कार्रवाई की गई। चौथा सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प है, जिसमें कहा गया कि चेयरमैन नैब जो केस और फेस की बात करता है, क्या उसे आसिम सलीम बाजवा के असासे नज़र नहीं आते? सवाल यह है कि अगर चेयरमैन नैब से आपको कोई भी इख्तलाफ है, हो भी सकता है, मुझे भी एतराज़ है चेयरमैन नैब के साथ, क्यों जिस तरह से वो प्रोसीडिंग को लेकर चलते हैं, तहकीकात को लेकर चलते हैं, वन वे ट्रैफिक उन्होंने चलाई हुई है, और मैंने नैब के हुकाम के साथ बैठकर भी ये जिक्र किया। तो आपको चाहिए था, आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, अब आपका अलायंस बन चुका है, आपसे सवाल यह है कि क्या आप चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस लेकर जाने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते? 15 सवाल, अलीमा खान से किसी ने नहीं पूछा कि उसने जायदादें किस तरह से बनाई, और ये मेरा जवाब इसमें सवाल ये है, और इसका जवाब वही बनेगा जो इससे पहले मैं सवाल पूछ चुका हूं कि क्या आपने अलीमा खान के असासों पर जो आपका इख्तलाफ है, जो आपका एतराज़ है, जो आप एजिटेट करते हैं, क्या आपने किसी अदालती फोरम से रिजू किया? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या किसी भी ऐसे फोरम से जहां आप समझते हैं कि अलीमा खान ने करप्शन की है, या जो डोनर्स हैं तहरीक इंसाफ के उनका पैसे में गबन किया गया है, क्या आपने किसी फोरम से रिजू किया है? इसका जवाब भी नवाज शरीफ को देना चाहिए। 16 सवाल यह है कि पाक फौज की हमने बहुत खिदमत की है, आइंदा भी मौका मिला तो पाक फौज की हम खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ से 16 सवाल जो है, 16 सवाल बड़ा दिलचस्प है। आप नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि जब भी आप मुल्क के वजीर आजम बनते हैं, आपके सींग जो है हर आर्मी चीफ के साथ क्यों फंस जाते हैं? आपके हर आर्मी चीफ के साथ, जो कि आपका अपना अपॉइंटी होता है, आप अपनी चॉइस के साथ, अपनी पसंद के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो आपके उनके साथ इख्तलाफात क्यों पैदा हो जाते हैं? इसका सवाल का जवाब भी इमरान अपना नवाज शरीफ को ज़रूर देना चाहिए। 17वां सवाल, वो कहते हैं जो मैंडेट चुराने वाले अफसरान हैं उनको मैं सलाम नहीं करता, और ये मेरा सवाल एक पहले सवाल के साथ बड़ी मुमासलत रखता है। जैसे नवाज शरीफ ने कहा कि जो मैंडेट चुराने वाले अफसरान हैं मैं उनके साथ सलाम नहीं करता, तो फिर ये बताएं कि मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम आप आसिम सलीम बाजवा पर भी लगा रहे हैं, आप DGI पर भी लगा रहे हैं, आप जनरल बाजवा साहब पर भी लगा रहे हैं। तो जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन का जो मामला था उसमें आपने क्यों पार्टिसिपेट किया? एक तरफ आप इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप वोट भी देते हैं, तो फिर आपके लोग, आपके वोटर आपको ठीक कहते हैं, जो थोड़ी सी समझ बूझ रखते हैं, जो थोड़ा सा ज़मीर रखते हैं, जो ये कहते हैं कि वोट को नहीं बल्कि बूट को इज्जत देने वाले मुस्लिम लीग नवाज है, शरीफ खानदान है, और डील की तलाश में रहती है कि जब कभी हमें डील मिले तो ये सारा मौक़िफ़, ये तमाम नैरेटिव जो है हम साइड पे रख देंगे और एक मरतबा फिर मुल्क को कौम की खिदमत में हम लग जाएंगे और मुल्क की तरक्की के हवाले से हम अपना काम करेंगे। जैसे आज नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि हमने पाक फ़ौज की पहले भी खिदमत की है और आइंदा भी खिदमत का मौका मिला तो पाक फ़ौज की खिदमत करते रहेंगे। तो एक मरतबा थोड़ा सा इशारा दिया गया है कि हमें दोबारा से मौका दिया जाए। फिर कहते हैं कि मुशर्रफ का जिक्र किया नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में, मतलब यहाँ पर भी शायद कुछ सलाम की बात कर रहे थे, पूरी तरह से मैं सुन नहीं पाया, लेकिन नवाज शरीफ से 18वां सवाल ये है कि आप ये बताएं कि आप मुशर्रफ के हवाले से बात तो करते हैं, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे थे, वहाँ पर बैठे 5 जजेस बार बार ये पूछ रहे थे क्या वफाकी हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करना चाहती है, तो आपके लगाए हुए अटॉर्नी जनरल अदालत में कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि हमारा तो कोई मौक़िफ़ नहीं है, हम तो बस एक अपील लेकर सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत के सामने आन खड़े हुए हैं, फैसला अदालत करे, परवेज़ मुशर्रफ को जाने देना है नहीं जाने देना। तो आप ये बताएं कि वहाँ पर आपने अपने अटॉर्नी जनरल को इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं की थी कि परवेज़ मुशर्रफ को बाहर नहीं जाने देना? वो एक ऐसा उसने जुर्म किया है, गद्दारी का उस पर जुर्म का इल्ज़ाम है, तो आपने क्यों जाने दिया? आपके अटॉर्नी जनरल ने अदालत में एक सख्त मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाया? आज जो आप मुशर्रफ के हवाले से बात कर रहे हैं, पहले आप कुछ कहते हैं, फिर आप करते कुछ और हैं, कॉल आपका कुछ और है, फेल आपका कुछ और है। तो ये 18 सवाल हैं जो मेरे ख्याल से मैंने किसी किस्म की कोई तनकीद करने की कोशिश नहीं की।
یہ ایسے بنیادی سوال ہیں جو نواز شریف نے اپنی تقریر کی ہے اس سے میں نے اخذ کی ہیں، اس سے میں نے نکالے ہیں، اور میں ماضی میں بالکل نہیں جانا چاہتا آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ میری اپنی رائے ہے کہ اپوزیشن کو احتجاج کا بھرپور حق ہے آئین کے آرٹیکل 16 کے تحت، 17 کے تحت، لیکن حکومت گرانے کی کوئی کوشش اگر اس قسم کے احتجاج کے ذریعے کی جاتی ہے تو وہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے۔ لیکن نواز شریف کی تقریر سے کچھ حصوں سے میں پارشلی اتفاق ضرور کروں گا۔ وہ مہنگائی کا ایشو ہے، وہ گورننس کا ایشو بھی ہے، وہ معیشت کا ایشو بھی ہے، اور اس پر عمران خان کے حوالے سے ہم پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اپنی گورننس کو ٹھیک نہیں کیا، اگر عمران خان نے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا، تو جب 2023 کا الیکشن جب ہوگا تو عمران خان کو ووٹ دینے سے پہلے لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ عمران خان نے کرپٹ لوگوں کا احتساب کس طرح سے کیا تھا، کرپشن کے کیسز کا فیصلہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ لوگ اپنے جو گھر کا بجٹ ہے اس کا حساب لگائیں گے کہ عمران خان کے دور میں ہمارے بجٹ کتنا افیکٹ ہوا، کتنا زیادہ ہمارے گھر کا بجٹ بڑھ گیا اور ہمارے اوپر کتنا زیادہ مالی بوجھ پڑا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔